तो इस सीरीज के 14th लेक्चर में स्वागत है आपका। टॉपिक स्टार्ट हो रहा गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं मालूम पॉज करके आराम से पढ़ लेना। लास्ट पॉइंट पे जस्ट फोकस कीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। अब ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हर एक वीडियो में रहता है, तो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको मालूम है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनो। जो भी थ्रू आउट द लेक्चर टास्क दिए जाएंगे आपको, छोटे रहेंगे बट इंटरेस्टिंग रहेंगे, उसको फॉलो करना है। साथ में कॉपी कलम लेकर बैठे, कॉपी में 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में ऑप्शन, तीसरे में अप्रोच। मान लो पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया, जैसे ही पूरा क्वेश्चन दिखता है आपको स्क्रीन पे तुरंत पॉज करोगे। क्यों? क्योंकि मैं वेट नहीं करता, तुरंत उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट्स वाई जैसे ही पूरा क्वेश्चन दिख जाए उसको पॉज करो। जैसे लगता है आपको पहले क्वेश्चन का जवाब ए लगता है आपको, तो ए मार्क करो दूसरे कॉलम में। फिर वीडियो को कंटिन्यू करो, फिर अप्रोच देखो कि जब मैंने एक्सप्लेन किया किस अप्रोच से, अगर वो अप्रोच आपका मैच करता है, सही अप्रोच है, तो उसमें ऐसे टिक करो। अगर अप्रोच गलत है तो ऐसे क्रॉस करो। इसका बेनिफिट क्या है ध्यान से समझो। मान लो कि टोटल 18 क्वेश्चन इस लेक्चर में है, तो 18 में से मान लो कि आपकी 11 सही हुए और 11 में से आपने 8 जो है सही अप्रोच से किए। मतलब 3 क्वेश्चन अभी भी आपके ऐसे हैं जिनका अप्रोच गलत है। तो अब उसको आपको ध्यान में रखना है सच दैट आगे अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो वो अप्रोच से नहीं करना है आपको, क्योंकि वो गलत अप्रोच है। इज दैट क्लियर? इससे क्या होगा कि जो अप्रोच डेवलपमेंट कराने की मैं कोशिश कर रहा थ्रू आउट दिस सीरीज, वो आपके अंदर हो पाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। नाउ पांचवा पॉइंट, एज यू आर गोइंग टू बी द ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, इसके लिए जरूरी है कि आपके पर्सनालिटी में, कैरेक्टरिस्टिक में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। वो डेवलप होगा क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट से। आई नो कि आपके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हनुमान जी को भी रिमाइंडर की जरूरत पड़ी थी कि आखिर उनके अंदर कितनी शक्तियां हैं, है ना। सेम मैनर में आप जानते तो बहुत कुछ हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, सही टाइम पे कोई आपको रिमाइंडर नहीं देता। दैट्स वाई उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हो उन सारी क्वालिटीज के साथ। तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट, सच दैट कल को जब आप टॉप पे पहुंचोगे, ब्यूरोक्रेट बनोगे, तो अपने साथ साथ समाज, सोसाइटी के लिए भी बेहतर कर पाओ। यही एक मेन रीजन है क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट का। क्या बोलता है ध्यान से समझो। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोसाइटी, समाज की जो हालत है ना, तो मेरे को लग रहा है कि क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट मस्ट हो गया है, ना केवल एस्पिरेंट के लिए बल्कि हर एक स्टूडेंट के लिए, इवन हर एक इंडिविजुअल के लिए कह सकते हो आप। क्या है समझो ध्यान से। आप कल को आज प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कल को ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करोगे, कोई भी काम करो उसमें क्रेडिट सिस्टम अपनाओ। क्या कहता है कि आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना है, रियल रहना है, ऑथेंटिक रहना है, डिसिप्लिन मैनर में काम करना है, अटेंटिव रहना है पूरी तरीके से, और ट्रांसपेरेंसी शो करना है। ये कहता है क्रेडिट सिस्टम। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या कहता है कि आज आप पढ़ाई करो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, कल किसी और का देखोगे, कहीं और से पढ़ाई करोगे, दोस्तों से डिस्कशन करोगे, कुछ भी काम करो, कहीं पे हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो। क्या कहता है कि कहीं ना समझ में आया तो आप क्वेश्चन करो। क्या? चीजों को क्वेश्चन करो, जानो। ऐसा नहीं है कि जस्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको टेस्ट करो, एनालाइज करो। कैसे? सॉरी, टेस्ट करो पहले, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके। उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करो कि आपके काम की कौन सी चीज है। मान लो कि अगर आपको 100% इन्फॉर्मेशन मिली, 20% आपके काम की है, तो बाकी 80% को हटाओ, केवल 20% रखो। अगर लगता है आपको काम की चीज है तो कम्युनिकेट करो, अगर अपनों के साथ, है ना, हो जितना हो सकता है, सच दैट आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो, फायदा हो। एट लास्ट कि आपको एक ओपन माइंडसेट लेकर चलना है, सच दैट कल को अगर आपके जैसा कोई अदर पर्सन ना मिला, अपोजिट ओपिनियन का या प्रोस्पेक्टिव का मिला, तो उसका भी प्रोस्पेक्टिव ओपिनियन जान पाओ और उससे भी आप सीख पाओ और ग्रो कर पाओ। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट। होपफुली क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट दोनों क्लियर होगा। अब लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर आपने अभी तक बाकी सब्जेक्ट के PYQs को डिटेल में एनालिसिस नहीं किया है, जैसा हम इधर कर रहे हैं, तो इस चैनल को एक बार विजिट करके जरूर देखो। अगर विजिट करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे दिखेगा आपको कि सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल, सारा कुछ, जितने भी PYQ आज तक पूछे गए हैं 1993 से लेकर 2024 तक, ना केवल, और 24-25 आता जाएगा, इसमें ऐड करता जाऊंगा मैं लास्ट में, डोंट वरी। तो जितने भी PYQ है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आपको सारे PYQ एक ही जगह पर मिलेंगे, वो भी सारे सब्जेक्ट के। तो इसलिए चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें इस पूरे के पूरे चैनल के बाकी कोर्सेज को। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने।
बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डिजिग्नेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलो हिंट दे देता हूं मैं, उस समय सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन था, सेंट्रलाइजेशन एकदम पीक पे था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि सारी पावर केवल एक ही पर्सन के अंदर है ना समाहित हो जाए। तो ये था 1833 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब ध्यान से समझो, लॉर्ड विलियम बेंटिक था जो वो बना, बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एड्रेस द इंटरनल चैलेंजेस इन इंडिया एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंग्लैंड, और उसने रीनेम किया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। होपफुली इतना आपको इन्फॉर्मेशन एकदम अच्छे से क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड इनटू दो लिस्ट में, रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट। सब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। ध्यान रहे रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिल्कुल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, ये ट्रांसफर लिस्ट में था, ट्रांसफर सब्जेक्ट था। लैंड रेवेन्यू बिल्कुल रिजर्व में था, और पुलिस भी रिजर्व में था। तो पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट हो जाएगा, बाकी दूसरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि वो ट्रांसफर सब्जेक्ट का पार्ट था। ध्यान से देखो, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 सब्जेक्ट वेयर डिवाइडेड इनटू टू लिस्ट। नाम था रिजर्व और ट्रांसफर। रिजर्व में क्या क्या इंक्लूडेड था, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, और ट्रांसफर की बात की जाए तो उसमें था एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और एक्साइज। ये सारे के सारे सब्जेक्ट थे उसके। रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे बाय द गवर्नर थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे बाय मिनिस्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए सारा कुछ मैंने समझा ही दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्या बोल रहा है कि मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था 1919 का, रिकमेंड किया ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। याद कीजिए 1935 का प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो था उसने भी लिमिटेड वोटिंग राइट दिया था वुमेन को। मतलब कि क्वालिफिकेशन कुछ था, उसके बेसिस पे सारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया था। तो सोचो 1919 में मोंटेक चेम्सफोर्ड कैसे दे सकता है कि सारी वुमेन को ऑल दी एबव एज ऑफ 21। तो ये बिल्कुल गलत है, पहला नहीं हो सकता। क्यों? मैंने रीजन भी आपको समझा दिया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। देखो ध्यान से, ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21 नहीं था, ऑल्दो इट रिकमेंडेड द वोटिंग राइट टू वुमेन इन लिमिटेड नंबर में टू बी एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स या फिर एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने भी ये क्वालिफिकेशन रखे थे। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 अंडर पार्ट 12 सेक्शन 308, इतना ध्यान नहीं रखना है आपको, जस्ट ये ध्यान में रखना है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 स्पेसिफिकली मेंशन किया कि रिजर्वेशन अबाउट वुमेन इन लेजिस्लेचर। एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। कैसा? मतलब जो इंस्ट्रूमेंशन ऑफ इंस्ट्रक्शन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में था, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ कब? 1950 में, तो कैसा बन गया? क्या बन गया? तो बना एवरीवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आर्टिकल नंबर, जल्दी बताओ। बिल्कुल 36 से लेकर 51 तक। होपफुली आपको याद होगा, पॉलिटी मैंने पूरा कोर्स पढ़ाया है, होपफुली आपको पता होगा सारा कुछ। नेक्स्ट, आपको मालूम है कि प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको इनकॉर्पोरेट किया। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डीपीएसपी आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच वर इशूड टू गवर्नर जनरल and to the governors by British government under the Government of India Act of 1935. The only difference is that now they are instruction to the legislature and the executive. ठीक है। Next question. By regulation in 1793, the district collector was deprived of his judicial power और उसको बनाया गया कलेक्टिंग एजेंट ओनली। मतलब पहले देखो कलेक्टर के पास दोनों पावर थी, क्या क्या? जुडिशियल और टैक्सेस कलेक्ट करने का, लेकिन जुडिशियल पावर उससे ले लिया गया। क्या रीजन था उसके पीछे? 4 स्टेटमेंट। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट दैट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वुड इनॉर्मसली इंक्रीज विदाउट द बर्डन ऑफ द अदर वर्क। नहीं, ये रीजन नहीं था। देखो रीजन ये था
कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगता था कि एक ही पर्सन के हाथ में इतना ज्यादा पावर जो है ठीक बात नहीं है। एब्सोल्यूट पावर देना किसी के हाथ में इतना ज्यादा वो अच्छी बात नहीं। दैट्स वाई उसने इसको एबॉलिश किया, मतलब कलेक्टिंग एजेंट ओनली बनाया। तो कौन सा ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा, एक्सप्लेन कर रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अलार्म्ड एट द एक्सटेंट ऑफ द पावर कंसंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसको लगा कि सच एब्सोल्यूट पावर वाज अनडिजायरेबल इन वन पर्सन। दैट्स वाई उसने क्या किया, जुडिशियल पावर अलग कर दिया। नेक्स्ट, अब ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया ऊपर, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर होगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793, क्या क्या? इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर और कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी, जैसे कि बॉम्बे और मद्रास। और उसने एक्सटेंड किया ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी, कहाँ पे? अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर के लिए। कब? तो इसलिए कब आएगा नेक्स्ट वाला? 1830 में आएगा। बोलो एकदम क्लियर? ओके। साथ में इट स्टेटेड दैट कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। जो कमांडर इन चीफ है वो गवर्नर जनरल का मेंबर नहीं रहेगा अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। और होम गवर्नमेंट मेंबर वेयर टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू विच वाज कंटिन्यू कब तक? 1919 तक। और 5 लाख पाउंड एनुअली पे करना है किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसको कहा गया? कंपनी को। और रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेट किसके लिए? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, द गवर्नर्स और द कमांडर इन चीफ और सीनियर ऑफिशियल ऑफ द कंपनी वेयर डिबार्ड फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फीचर्स थे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। होपफुली इसको 2 रीड करना है आपको, जहन में रहेगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। हिंदू कॉलेज को किसने एस्टेब्लिश किया था? राजा राममोहन राय साहब ने किया था विद द हेल्प ऑफ डेविस हेयर और अलेक्जेंडर डफ। ठीक है, देखो, राजा राममोहन राय कोलैबोरेटेड विद डेविस हेयर और अलेक्जेंडर डफ टू एस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता कब? 1817 में। दिस इनिशिएटिव मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन और प्रमोटिंग लिबरल एजुकेशन अमॉन्ग हिंदूज। कहाँ? बंगाल में। This college foundation laid the groundwork for modern education in the region or played a pivotal role in shaping educational reform. Next question. Which one of the following was a general brought out by Abdul Kalam Azad? तो अब्दुल कलाम आजाद जो है कौन सा जनरल लिखते थे? तो करेक्ट आंसर है अल हिलाल। उनका नाम क्या नाम था उस जनरल का? अल हिलाल का मतलब होता है दी क्रिसेंट। क्रिसेंट आई होप कि आपको ये आर्क जैसा होता है मालूम होगा। was an Urdu newspaper started by मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कब? 1912। क्या ध्यान में रखना है आपको? अल हिलाल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कब? 1912। The newspaper first edition was published in Kolkata. The main aim of the newspaper was to create a national consciousness among the masses to encourage them to join the freedom struggle in large number. Al Hilal advocated for communal harmony और asserted that independence for India could only be achieved अगर सारे के सारे कम्युनिटी अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर, है ना, लॉन्च करें कंबाइंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। एकदम क्लियर? गुड। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following started the newspaper सोम प्रकाश? सोम प्रकाश को किसने स्टार्ट किया था? तो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय आई.सी. विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो 1859 में आई.सी. विद्यासागर जी ने, है ना, अंडर द एडिटरशिप ऑफ द्वारकानाथ विद्याभूषण। द्वारकानाथ विद्याभूषण जी क्या थे? इसके एडिटरशिप थे। इट वाज अ वीकली पेपर जो कि संस्कृत प्रेस से आता था। इट इज फेमस फॉर इट कंट्रीब्यूशन टू द इंडिगो मूवमेंट, है ना। क्या? सोम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला बोल रहा कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एबॉलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडिया ट्रेड। बिल्कुल गलत। क्यों? याद कीजिए 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली है ना वो खत्म होता है एक्सेप्ट चाय और चाइना। क्या? चाय और चाइना को छोड़ के बाकी सारा मोनोपोली खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 के चार्टर एक्ट में। फिर 1833 का चार्टर एक्ट ये बोला कि अभी टी और चाइना को भी अबॉलिश करते हैं, अभी आपका कोई किसी में भी मोनोपोली नहीं है। तो यहाँ पे तो 1853 बोला इसलिए गलत हो गया, पहला गलत। तो ऑप्शन ए और सी गया, बचा बी और डी। Now, under the Government of India Act of 1858, the British Parliament abolished East India Company को altogether और undertook the responsibility of ruling India directly। बिल्कुल सही है। तो अभी तक क्या कर रहा था? इंडिया को एक कंपनी रूल कर रही थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। Now, अब क्या हुआ कि डायरेक्टली रूल करने लगी ब्रिटिश का यहाँ से 1858 से। तो करेक्ट हो जाएगा दूसरा, पहला गलत, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला मैंने बता ही दिया। दूसरा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी को और अंडरटुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसने स्टेब्लिश किया रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटेन पैटर्न। बिल्कुल गलत है। ये वारेन हेस्टिंग नहीं था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। माफ कीजिएगा, कॉर्नवालिस। होपफुली नाम आपको ध्यान हो। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत, तो लो आंसर आ गया हमारा कौन सा, बी ऑप्शन दूसरा और तीसरा। मतलब सुप्रीम कोर्ट वाज स्टेब्लिश एट दी कलकत्ता बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बिल्कुल सही। तीसरा, इंडियन पेनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर ऑफ 1860, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसको आप किस नाम से जानते हैं, इंडियन पेनल कोड को। अब बताओ, अभी लेटेस्ट हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ, अब इंडियन पेनल कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। आगे बढ़ते हैं, ये होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड फॉर, 3 स्टेटमेंट करेक्ट बताना। पहला, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट बिल्कुल बोला था, जो कि 1937 में हुआ भी था। ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों जेनेरिक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। 1935 में तीनों था। बोलो एकदम क्लियर। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेजुडिटरी पावर जो है वो किसको दिया था, वायसराय को। 1935 का एक्ट और ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, इसलिए कभी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाया। बोलो एकदम क्लियर, इतना चीज ध्यान में रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूम अमंग द फॉलोइंग रिपील किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। देखो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था बहुत ही वाहियात एक्ट था, और वो 1882 में रिपील किया गया। कब, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लॉर्ड लिप्टन जो है उसके टाइम पे ये आया था, हुआ था। होपफुली आपको क्लियर है। देखो, in 1882 लॉर्ड रिपन रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 78। दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या बोलता था कि कर्टेल कर दिया फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस का मतलब वो सारी की सारी प्रेसेस जो नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर छापती थी, है ना। वर्नाकुलर मतलब उनके लोकल लैंग्वेज में। एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसीज, तो बहुत ही ज्यादा खराब माना जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फॉर इंडियन प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट बताना है। पहला, अच्छा किसके रिगार्डिंग, सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 क्या थे। 3 स्टेटमेंट है। पहला, अबॉलिशन ऑफ डायरची इन द गवर्नमेंट प्रोविंसेस, बिल्कुल ठीक है कि जो गवर्नर्स प्रोविंसेस थे उसमें डायरकी को अबॉलिश कर दिया। ओके, पहला सही हो गया। दूसरा, पावर ऑफ द गवर्नर्स टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, ये भी फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरे पे आते हैं कि वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल नहीं, इसने अब उस टाइम तक भी, है ना, इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अबॉलिश नहीं किया था, तो तीसरा नहीं हो सकता, पहला दूसरा होगा। पहला दूसरा ऑप्शन बी है, तो हो गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। देखो ध्यान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 अबॉलिश किया डायरकी इन दी गवर्नर्स प्रोविंसेस और इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस, है ना। तो डायरकी को अबॉलिश करके क्या इंट्रोड्यूस किया उसकी जगह पे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। साथ में दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइड्स पावर टू द गवर्नर क्या करने के लिए, वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन। द गवर्नर कुड रिफ्यूज असेंट टू अ बिल, प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस और इनेक्ट गवर्नर्स एक्ट, ये सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में पावर दिया गया गवर्नर्स को। तीसरा गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने एबॉलिश नहीं किया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसके कॉन्ट्रेरी सॉरी, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, वुमेन के लिए, लेबर के लिए, इन सब के लिए क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द व्हिटली कमीशन। व्हिटली कमीशन का क्या पर्पस था, 4 ऑप्शन। रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म, बिल्कुल नहीं। टू रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। व्हिटली कमीशन का यही काम था। देखो ध्यान से, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया द पर्पस ऑफ द व्हिटली कमीशन, उसको ऑफिशियली नोन एज द रॉयल कमीशन ऑन लेबर। अच्छा, अगर ये नाम दे देता तो ऑफिशियली बता देते, कोई बात नहीं, अभी जान जाओ कि व्हिटली कमीशन इज रिलेटेड विद is also known as Royal Commission on Labour, was to investigate and report on the existing condition of labor in India and make recommendation for improvement। कब, 1931 में उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया।
ओके। और उसमें हाईलाइट किया कि रोल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, सोशल और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, और क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश एम्प्लॉयर फॉर perpetuating these issues. It also emphasized the need for systematic collection of labor statistics और रिकमेंड किया suitable legislation for this purpose. लेकिन कब सबमिट किया? 1931 में। थोड़ा पहले करता तो ज्यादा बेहतर था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके लिए पूरा का पूरा जितने भी कमिटीज कमीशन बनी, कौन से ईयर में बनी, कौन उसका गवर्नर या जनरल वायसराय था उस टाइम पे, और साथ में किस सब्जेक्ट पे था, ये सारा कुछ एक ही साथ प्रोवाइड कर दिया। देखो बटलर कमीशन किस पे था? लॉर्ड इरविन के टाइम पे 1927 में इंडियन स्टेट रिलेशन विद ब्रिटिश क्राउन के लिए था। व्हिटली कमीशन देख लिया, साइमन कमीशन मालूम है, सब्रू कमीशन था अनएम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड। और कौन इंपॉर्टेंट है? हाँ, हंटर कमीशन 1919 में पंजाब डिस्टर्बेंस जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके बारे में था। तो इस तरीके से ये सारा कुछ एक ही जगह पे आपको मिल गया। इसको 2-3 बार पढ़ना है आपको, कितनी बार? 2 या 3 बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833? ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, यहाँ पे नॉट बोला है। पहला, द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर टू बी अबोलिश, बिल्कुल मोनोपोली खत्म कर दिया और एबॉलिश कर दिया ट्रेडिंग एक्टिविटी। अगला, द डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द काउंसिल, बिल्कुल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। कौन था? विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना 1833 में। तो दूसरा बिल्कुल सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा, ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कंफर्म ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये भी बिल्कुल ठीक है। एन इंडियन वाज टू अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, बिल्कुल गलत है। ये कब हुआ था? 1909 में। कब? 1909 में सत्येंद्र सिन्हा को पहला काउंसिल में एंट्री मिली और उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया। बोलो क्लियर? ओके, तो गलत पूछा था तो चौथा हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सबके सब सही है। होपफुली आपको एकदम फैक्चुअली क्लियरिटी आई होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा बाकी स्टेटमेंट को लेकर। तो बाकी डिटेल है आप देख सकते हो। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सत्येंद्र सिन्हा जो है वो लॉ मिनिस्टर बने। कब? लॉ मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1909 में एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। इंडियन मेंबर वाज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन मेंबर आया था, वो भी लॉ मिनिस्टर की तरह। कौन? सत्येंद्र सिन्हा। ओके, बाकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बाकी सारा कुछ आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया strengthen the viceroy's authority over his executive council by substituting portfolio या फिर डिपार्टमेंटल सिस्टम ऑफ द कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। कहने मतलब यह है कि कौन सा पर्टिकुलर एक्ट है जिसने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? जल्दी बताओ। तो बिल्कुल सही पहचान आपने, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम। तो in this act, British India strengthened the viceroy authority over his executive council by substituting portfolio या फिर departmental system for corporate functioning. Under the system, a member of the viceroy council was made in charge of एक या एक से ज्यादा department of the government and was authorized to issue final order on behalf of the council on the matter of his department. मतलब वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का हेड हो गया, जैसा आज चलता है पोर्टफोलियो सिस्टम। एकदम क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान है, पढ़ के ही तुरंत बता दोगे। चार्टर एक्ट ऑफ 30 मतलब कि इधर क्या है? एक्ट है डिफरेंट डिफरेंट और राइट साइड में क्या है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो सेट अप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये किसमें आया था? इस पर्टिकुलर एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पिट दिया था, तो इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये हो जाएगा। तो पहले का क्या हुआ? डी हुआ। ठीक है, अगला, कंपनी स्टेट मोनोपोली इन इंडिया वाज इंडियड, अभी देखा हमने 1800 कब? 1813 में, है ना, चाय और चाइना को छोड़ के, तो ये का दूसरा हो जाएगा। अगला है, द पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ये कब हुआ था? एक्ट ऑफ 1858 में, तो सी का तीसरा हो जाएगा। और कौन सा बचा? हाँ, चौथे का फिर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, तो ये हो जाएगा 2-4-3-1, 2-4-3-1 का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से चारों के चारों क्लियर है, कई बार अपन ने रिपीट कर लिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टू इंक्लूड प्रिंसली स्टेट इन द फेडरेशन यूनिट प्रपोज्ड बाय इंडिया एक्ट ऑफ 1935 क्या था? 4 स्टेटमेंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में एक फेडरेशन बनाने की बात कही थी ऑल इंडिया लेवल का, लेकिन वो फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या था ब्रिटिशर्स का, है ना, तो पूछा है चारों ऑप्शन में से कौन सा? एक्सरसाइज मोर एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं। इन्वॉल्व द प्रिंसली
प्रिंसेस एक्टिवली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलोनी, एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन बाकी देखते हैं। फाइनली इफेक्ट द कंप्लीट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर ऑफ ऑल द प्रिंसली स्टेट बाय द ब्रिटिश, बिल्कुल नहीं। यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। बी और डी में हो सकता है, देख ही लेते हैं एकदम क्लैरिटी के लिए। तो बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है, बी नहीं, डी करेक्ट है। क्या बोल रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने प्रोवाइड किया स्टेबलाइजमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कंसिस्ट करता था ब्रिटिश प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट को एज अ यूनिट। द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश को इंक्लूड करना प्रिंसली स्टेट को क्या था कि फेडरल यूनिट प्रपोज बाय द इंडियन एक्ट ऑफ 1935 was to use the princess to counterbalance the anti-imperialist doctrines of the nationalist leader, as the British provinces were in favor of bringing more democratic changes, जबकि princely state were not in favor of any democratic changes that can affect their authority, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और वो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, क्या, ऑल इंडिया फेडरेशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। तो ये रहा पूरे सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लेक्चर में, आपको एक एक क्वेश्चन होपफुली एकदम क्लियर होगा। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, सच दैट आपके प्रिपरेशन को जीवंत रखा जा सके, आपको मोटिवेटेड रखा जा सके, और इस होप में कि कल को आप इन सबको यूज करोगे अपने मेंस एग्जाम में। तो आज के लिए है कि मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू कैन ओनली ग्रो इफ यू आर विलिंग टू फील ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल जब आप ट्राई करते हो समथिंग। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आप तभी ग्रो कर सकते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं जब ऑकवर्ड फील करो। किसमें, अनकंफर्टेबल हालातों में, सिचुएशन में, जब आप कुछ नया करते हो, बेहतर करते हो, बार बार गिरते हो, बार बार फेल होते हो, लेकिन आगे बढ़ते जाते हो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। होपफुली आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा, साथ में पूरा लेक्चर एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।